अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप लोग? तो खैरियत से होंगे यकीनन। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, क्लास 12, आप जानते ही हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उर्दू तर्जुमा मैंने तलाश किया तो मुझे मिला तफर्रुका। उर्दू मतलब क्या है इसका? उर्दू ट्रांसलेशन जब पता की डिफरेंशिएशन का मतलब है तफर्रुका। डिफरेंशिएशन लफ्ज़ निकला है, इसकी फैमिलीज़ में डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंस, डेरिवेटिव, ये सब इसी के फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं। अब मेरा ख्याल है डिफरेंस से तो आप वाकिफ़ होंगे। डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क, बस उसी कॉन्सेप्ट के हवाले से डिफरेंशिएशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तफर्रुका है, ये जो फ़र्क है, ये किन में है? तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये वेरिएबल्स के दरमियान है। अगला सवाल, वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका हमारा जिनसे वास्ता रहता है और उनमें चेंज आता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। दोनों के टाइम के लिहाज से ही चेंज हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी और चीज़ के लिहाज से भी तब्दील होती रहती हैं। इज डेट क्लियर? पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि अब ये असल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास है, याद रखिएगा। आज मेरा ख्याल है इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 हम शुरू नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज इस चैप्टर के हवाले से इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो बेसिक टर्म्स आएंगी, वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट किन्हें कहा जाता है, इक्वेशन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ क्या है, मुख्तसरन इस पर गुफ्तगू करते हुए हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे, अपनी बेस डेवलप कर लेंगे। जब हमारी बेस डेवलप हो जाएगी और टर्मिनोलॉजी को हम अच्छी तरह समझ लेंगे, देन वी इंटर द एक्सरसाइज, देन वी विल इंटर द एक्सरसाइज। फिर एक्सरसाइज को समझने में हमें आसानी रहेगी और चीज़ों को टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इसका पहला पैराग्राफ देखें तो इससे पता चलता है इंट्रोडक्शन में, द डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस की जो ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आइजक न्यूटन नाम आ गया। ये सब वाकिफ हैं। अब आप सोच रहे होंगे न्यूटन यहाँ भी आ गए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ फिजिक्स में। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमने पढ़ा हुआ है। एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी है हीट के हवाले से। तो न्यूटन जो थे, न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट भी दी। यानी बहुत क्या कहना चाहिए इसको, कई जहती, मल्टीपल जहती शख्सियत है, पर्सनालिटी थे, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे या साइंटिस्ट थे, यूँ कह लीजिए। इज डेट क्लियर? यही वजह है कि 19वीं सदी की फिज़िक्स को न्यूटनियन फिज़िक्स भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी गिरफ्त तकरीबन तमाम ही टॉपिक्स पे थी उस ज़माने में। 16वीं सदी ईस्वी का दौर है आपका, 16वीं सदी ईस्वी का ज़माना। तो आइजक न्यूटन जो है डिफरेंशियल कैलकुलस की बुनियाद डालने वालों में, एक नाम और भी यहाँ पे आया हुआ है, गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज। लेबनिज के नाम से ज़्यादा GW लेबनिज, इन्होंने भी जो है डिफरेंशियल कैलकुलस पे बहुत काम किया है। रेट क्लियर? तो ये कुछ नाम थे, मैंने चाहा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। और ये जो डिफरेंशिएशन है इसका ताल्लुक रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन से है। अब रेट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, चेंज क्या होता है, इस जुमले को समझना है हमें आज की इस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन पैदा होता है, ये आपके सामने हेडिंग में नज़र आ रहा होगा, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमें पहले डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है इस पर बात करेंगे आपसे। आई स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू चेंज द स्क्रीन फॉर यू। यस, डिफरेंशिएशन उर्दू तर्जुमा लिख दिया यहाँ पर आपके लिए, तफर्रुका। पहला क्वेश्चन जो जहन में पैदा होता है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? देखिए यहाँ पे बाकायदा डेफिनेशंस तो शायद हम ना लिखें, लेकिन कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल लफ्ज़ निकला है वेरी से। वेरी का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब है? चेंज या तब्दीली। उर्दू में क्या कहना चाहिए?
हर वो चीज़ जो कि चेंज होती है उसको वेरिएबल कहते हैं, चेंजेबल, यूँ समझ लें, चेंजेबल थी, लो भाई वर्ड मिल गया। हर वो चीज़ जो कि चेंज होती हो, चेंज जिसमें चेंज आ सकता हो उसको वेरिएबल कहते हैं। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में गौर करें तो थोड़ा सा गौर करने पर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल में बेहतरीन मिसाल है टाइम। टाइम वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। ज़ोहर का टाइम, असर का टाइम, मगरिब का टाइम, इशा का टाइम, ये चेंज होता है और उसके चेंज पर हम बहस नहीं कर रहे इस वक्त, लेकिन हमें ये पता है कि वक्त जो है चेंजेबल क्वांटिटी है। क्वांटिटी कह लें या थिंग कह लें, चलें भाई। इसके अलावा प्राइस, किसी भी चीज़ की जो प्राइस होती है मार्केट में, कीमत, वो भी चेंजेबल होती है। अगर आज से आप 15 साल पहले या 10 साल पहले चले जाएं तो जब आप मिल्क ख़रीदने या दही ख़रीदने जाते थे या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते थे तो उसकी प्राइस उस वक्त क्या थी, और आज 10 साल 5 साल गुजरने के बाद उसकी प्राइस क्या वही है? नहीं, चेंज हो गई है। तो फिर चीज़ों की जो प्राइस है वो भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा डिमांड, डिमांड लफ्ज़ से आप वाकिफ़ होंगे। डिमांड का मतलब होता है मुतालबा, किसी भी चीज़ की डिमांड। भाई इस पेन की डिमांड बहुत है, पार्कर पेन की, तो हमें पार्कर ख़रीदना चाहिए। नहीं, ईगल पेन की डिमांड बहुत है। नहीं, कोई कहता है डॉलर पेन की डिमांड ज़्यादा है, कोई कहता है लक्स साबुन की डिमांड ज़्यादा है। मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में हैं, कोई कहता है नहीं तिब्बत सॉप की डिमांड ज़्यादा है। हर एक के नज़दीक एक डिमांड होती है चीज़ों की, मार्केट में वैल्यू होती है। डिमांड से मुराद तलब, ये चेंज होती रहती है। इस डेट के लिए डिमांड भी क्या है? चेंजेबल है, ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। या जो प्रोड्यूसर है जिन्होंने इन्हें प्रोडक्ट किया है मार्केट में, उस पर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने जो ये चीज़ें जो मार्केट में दी हैं वो कितनी जो है बेहतर हैं, बेहतरीन है, उसके मुताबिक उन चीज़ों की डिमांड बन जाती है पब्लिक में। तो डिमांड हो गया, प्राइस हो गया, टाइम हो गया, एज, उम्र। जाहिर है हम लोग की एज चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, एज भी एक चेंजेबल क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एरिया की, एरिया ऑफ सर्किल की बात करें, किसी भी सर्किल का एरिया वो भी चेंजेबल होता है। कोई एरिया छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, और उस एरिया का निसार रेडियस पर होता है। रेडियस कम होगा तो एरिया भी छोटा होगा सर्किल का। इसी तरीके से सर्किल का रेडियस अगर बड़ा होगा तो एरिया भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल या रेडियस या डायमीटर, ये वो चीज़ें जो कि चेंजेबल हैं, चेंज होती रहती हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या बालून, चले मैं और इजी एग्जांपल रोज़मर्रा ज़िंदगी से, वॉल्यूम ऑफ बालून, गुब्बारा। जो आपने स्फेरिकल बालून देखा, बिल्कुल गोल गुब्बारा होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी वेरी करता है। आप फूंक मार के उसको फुला लेते हैं, उसने जगह घेर लेता है, वॉल्यूम बन गया। और तेज़ फूंक मारेंगे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज है, बिल क्वांटिटी है तो उसका वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, साथ में रेडियस भी चेंज होता रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बालून हो गया, इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ सर्किल हो गया। इस तरह आप मुशाहिदा करें रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी कि आप बोलेंगे कि आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि वाकई ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो इन सबको वेरिएबल कहते हैं, ये सब क्या है? वेरिएबल है। अब मैथमेटिक्स में वेरिएबल को शो किससे करते हैं? ज़ाहिर है ये वर्ड तो हम लिखते नहीं हैं। मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स के लिए हम जो लेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें वाई और एक्स ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। यू, टी, वी, डब्ल्यू, ये ज़्यादा फेमस इंग्लिश के लेटर हैं जो वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस डेट के लिए तो ये तो हो गए वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर पहले मैं बात करूं। इसकी दो टाइप्स हो गई वेरिएबल की। एक क्या हो गई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और दूसरा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या है, देखिए वेरिएबल तो उसे कहते हैं जो कि चेंजेबल क्वांटिटी हो, जो बदल रही हो, तब्दील हो रही हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे कहते हैं जो खुद ब खुद चेंज हो, चेंजेबल बाय इटसेल्फ, जो खुद ब खुद चेंज हो। कैसे? चेंज बाय इटसेल्फ। उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल के तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें जो चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो सकती हैं चेंजेबल में, वो है टाइम। टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल लिख लें, टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम खुद ब खुद चेंज हो रहा है, मेरे और आपके रोकने से टाइम नहीं रुक सकता। इस वक्त जो टाइम हो रहा है, आप चाहें कि इस वक्त फ़र्ज़ कर लें सुबह के 10 बज रहे हैं तो टाइम यहीं पे फ्रीज हो जाए? नहीं, हर गुजरता लम्हा टाइम को चेंज करता रहेगा। तो टाइम की, वक्त की जो डोर है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो खालिक के कायनात की हाथ। वैसे तो हर चीज़ ही खालिक के कायनात की हाथ में, लेकिन बात समझाने के लिए टाइम की जो डोर है वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये खुद ब खुद चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो टाइम क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? ये वो वेरिएबल होता है जो खुद ब खुद चेंज ना हो, बल्कि किसी और वेरिएबल के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाए। जो खुद ब खुद चेंज ना हो, बल्कि किसी दूसरे वेरिएबल की तब्दीली की वजह से तब्दील हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे क्या, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? डज नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, जो खुद चेंज ना हो बल्कि चेंजेस ड्यू टू चेंज इन सम अदर वेरिएबल। नजर नहीं आ रहा होगा, स्क्रीन ऊपर कर देता हूं। सम अदर वेरिएबल, नहीं समझे? आइए मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपके लिए ऊपर कर दूं इसकी। ओके, जो दूसरे वेरिएबल की तब्दीली की वजह से तब्दील हो जाए उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी एग्जांपल में देखिए क्या है, इसकी बेहतरीन मिसाल है एज। एज हमारी जो उम्र है इस वक्त, किसी की 10 साल, किसी की 15, किसी की 25, किसी की 40, किसी की 60, 70, 80, जो भी एज है, तो वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। किस पे डिपेंड करती है? टाइम पर। इज दैट क्लियर? तो एज एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, फर्ज कर लें किसी की उम्र इस वक्त 10 ईयर है, किसी स्टूडेंट की उम्र 10 ईयर है, तो 2 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या 10 ईयर्स ही रहेगी? नहीं, 12 हो जाएगी। मज़ीद 3 ईयर्स पास होंगे तो 15 हो जाएगी। तो एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती चली जा रही है। तो एज कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट हो गया। ये डिपेंड कर रहा है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, टाइम पर। इज दैट क्लियर? अब हम वेरिएबल की टाइप्स, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को सामने लाकर उसकी टाइप्स पर बहस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्राइस और डिमांड की, अभी एक और आए थे ना 2 वेरिएबल, प्राइस और डिमांड। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ डिमांड की। डिमांड भी वेरिएबल है, तो क्या डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिमांड। मैं एक शॉप पसंद करता हूँ, मैं यहाँ को पब्लिसिटी नहीं कर रहा किसी भी इस चैनल पर, किसी कंपनी की, कोई भी एक शॉप मैं पसंद करता हूँ। हो सकता है आप पसंद ना करते हो, आप किसी दूसरे शॉप को पसंद करते हो, आपके नज़दीक किसी दूसरे शॉप की डिमांड ज़्यादा हो, मेरे नज़दीक किसी दूसरे शॉप की डिमांड ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? मेरे नज़दीक किसी बुक की डिमांड कुछ और है, आपके नज़दीक किसी और बुक की डिमांड हो। तो जो डिमांड है मुख्तलिफ मामलात में लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है। इज दैट क्लियर? हाँ, मेरी जो भी डिमांड है,
वो खुद ब खुद चेंज हो सकती है मेरी वजह से। यानी मैं चाहूँ कि मैं आज जो है फ़र्ज़ कर लें एक साबुन पसंद करता हूँ, लेकिन अगले दिन ही मैं अपनी डिमांड चेंज कर लूँ। मैंने कहा नहीं भाई मुझे ये नहीं वाला साबुन पसंद है, मैंने डिमांड चेंज कर ली और मार्केट से कोई दूसरा साबुन ख़रीद लिया, तो किसी को एतराज़ तो नहीं होगा ना। नहीं समझे बात को? तो डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, ये डिपेंड किस पे करेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डिपेंड करेगी प्राइस पर। किस पर? उस चीज़ की प्राइस पर, कीमत पर। आप सोच रही है, मिसालों के ज़रिए हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस कहते हैं किसी भी चीज़ की डिमांड। अब साबुन की मिसाल ही ले ली हमने, या पेन की मिसाल ले लें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डेट के लिए अगर फ़र्ज़ कर लें कि अचानक डिमांड गिर जाए मार्केट में किसी पेन की, और पेन लोग ख़रीद ना रहे हों, डिमांड गिर गई, तो कंपनी क्या करती है? प्राइस कम कर देती है। भाई समझो बात को, प्राइस कम कर देगी तो उसकी डिमांड फिर बढ़ जाएगी। ये मैं आपको एक कारोबारी अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिमांड अगर गिर गई किसी चीज़ की तो उसकी प्राइस गिरा दिया, कंपनी गिरा दे, तो क्या होगा? डिमांड उस चीज़ की उसके लिहाज से चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें कि प्राइस, अगर डिमांड बढ़ गई है किसी चीज़ की मार्केट में, तो कंपनी क्या करती है? प्राइस भी बढ़ा देती है कि लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, हमने अच्छी क्वालिटी दी है, तो क्यों ना प्राइस बढ़ा दी जाए ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जाए। तो आपने देखा कि जो प्राइस है किसी चीज़ की वो डिपेंड कर रही है किस पे? डिमांड पर। तो यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट और आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल का। इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये है डिफरेंशियल कैलकुलस। ये सारी स्टडी जो हम करते हैं उसका नाम डिफरेंशियल कैलकुलस है, जिसकी बुनियाद आइजैक न्यूटन ने और लेबनिज ने डाली थी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किससे शो करते हैं? याद रखिएगा, ये भी अब कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। याद रहे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए मशहूर जो लेटर हैं वो है एक्स, बहुत मशहूर, U T V W, ये ज़्यादा मशहूर लेटर हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इससे शो करेंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ एक ही वेरिएबल है डिपेंडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, y। कौन सा वेरिएबल है? y वेरिएबल से शो करते हैं। समझ रहे हैं? किससे शो करते हैं? y वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है y से, और बाकी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को x U T V W की साइन से शो किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेरिएबल्स पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ नज़र आते हैं? तो इन पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ आपसे, वो है कांस्टेंट, कि कांस्टेंट किसे कहा जाता है। फिर इसके बाद हम ये पाए कहाँ जाते हैं सारे, उस पर बात करेंगे। कांस्टेंट, ये लफ्ज़ सुना है ना आपने कांस्टेंट का? कांस्टेंट किसने कहा जाता है? कांस्टेंट लिख दिया मैंने, टी लगा दूं एक और। कांस्टेंट दुनिया का हर नंबर, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, अपॉन में हो, डेसिमल पॉइंट में हो, अंडर रूट में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक कहलाते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट, इन्हें कहते हैं फिक्स्ड। वैसे कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो, जिनमें तब्दीली ना आए। और दूसरे कहलाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। फिक्स कांस्टेंट मिसाल के तौर पर 5 एक नंबर है, 0.3 डेसिमल पॉइंट में हो, 1/2 अपॉन में हो,
स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में हो -6.08। हर नंबर चाहे वो किसी भी शक्ल में है उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसे कहते हैं, बाज़ औक़ात हम इक्वेशन के अंदर ये नंबर लिखने के बजाय स्मॉल लेटर्स इंग्लिश के ए बी सी डी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहा जाता है। ए बी सी स्मॉल लेटर्स में ये इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी, याद करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो ए बी सी हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ये नंबर्स की इनकी जगह नंबर ही आते हैं, यही फिक्स कांस्टेंट ही आते हैं, लेकिन बाद औक़ात फिक्स कांस्टेंट को हम इंग्लिश के इन छोटे लेटर से शो कर देते हैं, तो इन्हें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नाम दिया गया। अब ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट पाए कहाँ जाते हैं, तो याद रखिएगा ये हमें नज़र आते हैं इक्वेशन के अंदर। किसमें, इक्वेशन। अब इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन उसे कहते हैं जो एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी हो, जिसमें इक्वल टू का साइन हो, उसे इक्वेशन कहा जाता है। देखें पाए कहाँ जाते हैं, आइए अब अगली हेडिंग है इक्वेशन। ये इक्वेशन में पाए जाते हैं। याद रखिएगा इक्वेशन का एक नाम और है, इसको फंक्शन भी बोलते हैं, इक्वेशन को फंक्शन भी बोलते हैं। इसे लाइन भी बोला जाता है, इसे कर्व भी बोल देते हैं और इसे ग्राफ भी बोल देते हैं। आप बोलेंगे कि एक ही चीज़ के इतने सारे नाम, ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। इक्वेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी हो, इज इक्वल टू की साइन हो। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर आपसे कोई पूछे किसी 5वीं 6वीं क्लास के स्टूडेंट से क्या लिखा हुआ है, तो ये बताएंगे इज इक्वल टू का साइन देखकर कि ये एक इक्वेशन है, इज इक्वल टू का साइन। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर किसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से पूछा जाए कि ये क्या है, तो बोलेंगे दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब रिलेशन होता है। इक्वेशन बोलेंगे इसलिए इज इक्वल टू का साइन मौजूद है, और इसी का दूसरा नाम फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन क्या है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का नाम है। अब आप गौर से देखें, यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए y और x, एक x वेरिएबल आ गया, दूसरा y वेरिएबल आ गया, तो इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन बन गया इस इक्वेशन में। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की डिफरेंट, समझ रहे हैं बात को, तो इसको क्या बोला जाएगा, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसको लिखते ही हुए y इज इक्वल टू f और साथ में ब्रैकेट में x लगा देते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और वो क्या आ गया x प्लस 3। अब यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके आप y की डिफरेंट वैल्यूज़ ले आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को फिर प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, ग्राफ पेपर पे, तो या तो एक लाइन बन जाती है या एक कर्व बन जाता है। तो इसीलिए इसका नाम ग्राफ भी है, इसलिए इसका नाम लाइन भी है, इसलिए इसका नाम कर्व भी है। नहीं समझे बात को, यानी इक्वेशन के ज़रिए आप ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब वो ग्राफ या तो एक लाइन होगी या कर्व होगा, इसका इन्हिसार इक्वेशन के ऊपर है कि वो लाइन की इक्वेशन है या वो ग्राफ की इक्वेशन है। डेट क्लियर। याद है ना, ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट करने के बाद फिर आप वैल्यूज लगाते हैं, एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज लिखेंगे तो वाई की डिफरेंट वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। ऑर्डर्ड पेयर्स को फिर आप इस तरह से प्लॉट कर देते हैं। लो भाई, ये फर्ज कर लें पॉइंट आ गए इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, इनको मिला दिया तो क्या बन गया, ग्राफ बन गया। और अगर फर्ज कर ले लाइन जो है वो जो पॉइंट है एक ही लाइन में नहीं है बल्कि वो इस तरह से हैं, तो इनको मिलाने पर क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। तो पता है ना आपको, रास्ते दो तरह के होते हैं, दो तरह के, या तो स्ट्रेट पाथ होगा, सीधा रास्ता होगा बिल्कुल सीधा, या फिर कर्व्ड होगा।
यानी उसमें तिरछापन हो जाएगा। तो रास्ते दो ही तरह के हैं, एक स्ट्रेट या एक कर्व। एक अलग बात है कि वो कर्व की फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि वो सर्कुलर कर्व है या वो एलिप्टिकल कर्व है या पैराबोलिक कर्व है, वो एक अलग केस है, उस पर हम नहीं जा रहे। इज दैट क्लियर? तो पता चला कि इक्वेशन का ही दूसरा नाम फंक्शन है। इसकी मैं मिसालें और भी दी जा सकती हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसाल मैं आपको और दे दूँ कि जब शादी ब्याह का मौका होता है तो वहाँ पे भी कहते नहीं फंक्शन है, फंक्शन पे आइएगा हमारे यहाँ। तो उसको फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक परफॉर्मर होता है और पब्लिक बैठी हुई होती है, ऑडियंस। परफॉर्मर क्या करता है? अगर वो फर्ज कर लें कि सिंगर हो सकता है, लतीफ़े सुनाने वाला हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो फंक्शन किस टाइप का है, शादी ब्याह के मौके पर है तो वहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है पब्लिक और परफॉर्मर के दरमियान। तो उसमें पब्लिक और परफॉर्मर वेरिएबल्स हो जाएंगे। डिपेंडेंट कौन होगा? पब्लिक डिपेंडेंट होगी, परफॉर्मर इंडिपेंडेंट होगा। परफॉर्मर अगर हंसाएगा तो पब्लिक हंसेगी, परफॉर्मर अगर गम की बात सुना के रुला देगा तो पब्लिक रोएगी। यानी परफॉर्मर जो भी परफॉर्म करेगा पब्लिक उसके मुताबिक ही उसको इंटरटेन कर रही होगी। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ एक रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक मिसाल आ गई, मैंने कहा आपको दे दूँ फंक्शन के हवाले से। क्लास के अंदर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान भी फंक्शन होता है क्योंकि वो भी एक रिलेशनशिप है। डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे डिपेंडेंट होते हैं और क्लास टीचर इंडिपेंडेंट होता है। समझ रहे बात को? अब मैंने एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 स्टार्ट किया। जिन्होंने भी इस वीडियो को क्लिक किया है वो ज़ाहिर है इसी चैप्टर के हवाले से बात जो है समझेंगे। इज दैट क्लियर? अगर मैं चैप्टर 4 पर डिस्कस कर रहा हूँ तो फिर चैप्टर 4 के हिसाब से ही वो उस चीज़ को सीख रहे होंगे। तो आपने गौर किया कि क्लास टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात कर लें एरिया की, और मिसालें आ रही हैं जिनमें सारी मिसालें लग रहा है आज ही वीडियो की लेंथ बढ़ती है तो बढ़ती रहे, हमें क्या। सर्किल की मिसाल ले लें। जब आप सर्किल लेते हैं तो सर्किल ने एक जगह घेरी हुई है। इस डेट के ये हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 में आएंगे। ये जो भी जगह इस सर्किल ने घेरी हुई है वो इसका एरिया कहलाता है, एरिया ऑफ सर्किल। और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं फिजिक्स में। पाई कांस्टेंट वैल्यू 3.142 सर्किल कांस्टेंट कहलाता है। आर कौन है? आर इज द रेडियस। रेडियस किसे कहते हैं? सेंटर से लेके दायरे तक का फासला, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और एरिया जो होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। रेडियस छोटा होगा तो एरिया छोटा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो एरिया बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहाँ भी एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एरिया और रेडियस के दरमियान। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको कैसे लिखेंगे तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं, एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। समझ रहे हैं? और ये इसी तरह अगर हम बालून की मिसाल ले लें, क्वेश्चन और है बालून के हवाले से आया हुआ है। बालून, गुब्बारा, गोल गुब्बारा जो होता है उसका भी एक पर्टिकुलर रेडियस होता है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। क्या होता है इसने? जो जगह घेरी होती है गुब्बारे ने, क्योंकि गुब्बारा और एरिया ये देखने में एक जैसे हैं। सर्किल ये है स्फीयर और स्टूडेंट्स ये कौन है? सर्किल है। इसकी मिसाल ऐसी है, सर्किल से मुराद चूड़ी जो लड़कियां या ख़वातीन पहनती हैं वो सर्कुलर होती हैं वो चूड़ियाँ या रिंग। और स्फीयर से मुराद कौन है? जिसको उर्दू में कुर्रा कहते हैं। इससे मुराद कोई बालून हो गया, गुब्बारा हो गया। तो बालून भी देखने में गोल नज़र आता है लेकिन ये 3 डायमेंशनल व्यू रखता है, 3 डायमेंशंस में होता है। और सर्किल जो है 2 डायमेंशनल होता है। सर्किल प्लेन फिगर है और बालून जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला याद रखिएगा। इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हैं बात को? तो V वॉल्यूम है, R कौन है? रेडियस है। 4/3 पाई कांस्टेंट है। तो यहाँ वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। रेडियस छोटा होगा तो बालून, अगर आपने कम फूंक मारी है, छोटा सा बालून बनाया है, रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। लेकिन फूंक और ज़्यादा हवा भरेंगे उसमें तो क्या होगा?
रेडियस बड़ा हो जाएगा और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किस पर, रेडियस पर। तो वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे वॉल्यूम और रेडियस के दरमियान एक रिलेशनशिप है, एक फंक्शन है। इज दैट क्लियर? तो इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, y इज द फंक्शन ऑफ x, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। इस फार्मूले में r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने देखा कि इन मिसालों से वाज़ेह हो जाता है कि वेरिएबल क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, उसे इक्वेशन या फंक्शन क्यों कहते हैं, और साथ में कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लिया हमने। अब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इतनी बहस के बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट पर अब हम बात कर सकते हैं। डेरिवेटिव लफ्ज का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट? डेरिवेटिव का मतलब याद रखिए चेंज। और चेंज के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो भी याद रखिएगा, वो इस टाइप के सिंबल है। डेल्टा पढ़ते हैं इसे या डेल पढ़ते हैं। स्मॉल चेंज, चेंज से मुराद कौन सा चेंज है? स्मॉल, यानी पॉइंट में जो होता है चेंज, ये वो चेंज है। मिसाल के ऊपर ये लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, तो इसे क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ एक्स। आप समझ गए ना, स्मॉल चेंज है ये, चेंज ऑफ एक्स या चेंज इन एक्स। ओके, अगर हम यहां पे लिख दें डेल्टा वाई, तो इसका मतलब क्या होगा? चेंज ऑफ वाई, वाई में चेंज। इज दैट क्लियर? अगर इसको इस तरह से लिखा जाए डेल्टा वाई, आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है? चेंज ऑफ वाई। इस लाइन को लिखने के बाद ये जो लाइन हम अपॉन की लगाते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं। ये लाइन भी याद रखना, ये जो हम लाइन लगा रहे हैं ना, ये अपॉन, वैसे तो अपॉन पढ़ते हैं लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? ज़्यादा मशहूर लेटर ये होंगे, विद रिस्पेक्ट टू। इसका उर्दू मतलब होता है के लिहाज से। के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू, और नीचे लगा देते हैं डेल्टा एक्स। अब पढ़ें इंग्लिश में, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे चेंज ऑफ वाई। इंग्लिश में तो उल्टा करके पढ़ते हैं ना, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू। मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, WRT, विद R फॉर रिस्पेक्ट, T फॉर टू। विद रिस्पेक्ट टू बार बार लफ्ज आएगा तो WRT लिख सकते हैं शॉर्टली। तो चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा आगे? चेंज ऑफ एक्स। उर्दू तर्जमा क्या बना? एक्स में तब्दीली के लिहाज से वाई में तब्दीली। इसका मतलब है वाई खुद ब खुद चेंज नहीं हो रहा बल्कि एक्स की वजह से चेंज हो रहा है। तो एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी वजह से वाई चेंज हो रहा है। तो वाई क्या बन गया? डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। तो वाई कौन सा वेरिएबल हो गया यहाँ पे? ये बात अब रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स कौन सा वेरिएबल आ गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखा आपने। अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। इसका जो पूरा वो बना वो इस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि डेल्टा वाई को जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया जाएगा तो चेंज इन वाई तो आएगा एक्स के लिहाज से। वाई में तब्दीली पता चल जाएगी कि एक्स में तब्दीली के लिहाज से वाई किस तरह चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो भी चेंज होगा वो एवरेज कहलाएगा उस इंटरवल में या उस डेल्टा एक्स की तब्दीली में। उसे क्या बोलेंगे? एवरेज चेंज। इज दैट क्लियर? क्या बोला जाएगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो अब पूरा अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये बन जाएगा द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन।
क्या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की तारीफ क्या बनी, द एवरेज, लिख देता हूँ आप, लेट मी राइट दिस फॉर यू, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की तारीफ ये बनी, डेफिनेशन, द एवरेज rate of change of dependent variable, क्योंकि ऊपर y है पहले, डिपेंडेंट नजर शायद नहीं आ रहा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, या चेंज ऑफ भी बोल सकते हो भाई, प्रीपोजिशन के कपलों में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हैं बात को, ये इसकी डेफिनेशन आ गई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की। ओके, फार्मूला कैसे बनेगा इसका, फर्ज करें हमारे पास कोई फंक्शन है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, कोई इक्वेशन है उसको फंक्शन बोलते हैं, सारी स्टोरी हम डिस्कस कर चुके ऊपर, ये आपके सामने y इज़ द फंक्शन ऑफ x एक फंक्शन है। अब यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर, x की वैल्यूज पर, x में जब चेंज आएगा तो उसके लिहाज से y में भी चेंज आ जाएगा। अब फर्ज करते हैं कि x में ये चेंज आता है, x प्लस डेल्टा एक्स का क्या मतलब हुआ, शुरू में x वैल्यू थी और उसमें फिर डेल्टा एक्स का चेंज आया तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा एक्स। तो फिर बताइए y पे क्या होगा, शुरू में वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी डिपेंडेंट वेरिएबल की, y, तो y में भी तो फिर चेंज आ जाएगा डेल्टा y का, तो उसको यूं लिखेंगे y प्लस डेल्टा y। नहीं समझे, फिर से फर्ज कर लें शुरू में इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू थी x, उसमें डेल्टा x का चेंज आया तो उसे लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, नई वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस डेल्टा एक्स। जाहिर है उसके लिहाज से y में भी चेंज आएगा, तो फर्ज कर लें y में डेल्टा y का चेंज आ गया तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y, क्योंकि जो भी चेंज आएगा उसको, उस चेंज को हमें ऐड करना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू में। समझ रहे हैं बात को, तो अब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, गौर से देखें ऊपर, ये y है, y की जगह क्या आ जाएगा बोलिए, y प्लस डेल्टा y, और f x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, कुछ नहीं किया, y की जगह y प्लस डेल्टा y आ गया, x की जगह x प्लस डेल्टा x। अब इस y को उधर भेज दें, ये वाला y कहाँ शिफ्ट कर दें, ये वाला y राइट पर भेज दें, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई, वहाँ जाके माइनस का y हो जाएगा, सही है। और फिर इस y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, किस y की जगह, जो राइट पर है, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ, ये x प्लस डेल्टा एक्स अपनी जगह रहा, यहाँ जो y है इसकी जगह पुट कर दें एफ एक्स, फर्ज कर लें इक्वेशन बने, इस y की जगह क्या लगा दें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो चेंज इन y ये हो गया। अब एक बात, ये तो चेंज निकाला ना आपने, एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, एवरेज निकालने का कायदा ये होगा, क्योंकि हमें तो चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल का मालूम करना है इंडिपेंडेंट के लिहाज से, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी क्या लगा दें, डेल्टा एक्स इस टू रिवर्स, और यहाँ भी डेल्टा एक्स लगा दें, तो ये बन जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एवरेज के लिए जो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अब मिसाल रोज़मर्रा ज़िंदगी से एग्जांपल भी ले लें, फर्ज कर लें पहला ओवर है, ये फर्स्ट ओवर, इसमें जो है 5 रन्स बनाए गए, एक टीम ने पहले ओवर में 5 रन्स बनाए, और 10 ओवर्स, या चलें 10 ओवर्स ही ले लें, 10th ओवर में
जो 10th ओवर था, 10वां ओवर, जब वहाँ फिर रन देखे गए टीम के तो बन चुके थे, फर्ज कर लें 100 रन्स बन गए। तो पहले ओवर में 5 रन्स थे टीम ने, और 10 ओवर गुजरने के बाद उसी टीम के जो रन्स हैं वो कितने हो गए, 100 हो गए। तो बताइए फिर कितने रन्स का चेंज आया, कितने रन इजाफी बने। तो आप बोलेंगे कि 100 में से 5 को माइनस कर दें, कितना आ गया, 95। इसका मतलब है कि जो रन्स में इजाफा हुआ वो कितने का हुआ, 95 रन्स का हुआ। तो ये कितने ओवर में हुआ, तो उसके लिए फर्स्ट ओवर और यहाँ 10th ओवर है, 10 में से 1 को माइनस कर दें। जब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो पता चला 9 ओवर्स में 95 रन्स का इजाफा हो गया। तो 9 रन्स में 95 का इजाफा हुआ, तो ये कोई तीसरे ओवर में तो नहीं हो गया, छक्के चौके तीसरे या चौथे ओवर में तो नहीं लगाए गए, या 7वें या 8वें में तो नहीं लगाए गए, हमें क्या पता। तो उसके लिए फिर हमें एवरेज रन रेट चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस 95 को, जो भी रन्स बनाए गए 95 रन्स, उसको डिवाइड कर दीजिए 9 ओवर से। जब आप 95 को 9 ओवर से डिवाइड करेंगे तो उस सूरत में जो भी जवाब आएगा वो एवरेज रन रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, एवरेज रन रेट कहलाएगा। इज दैट क्लियर। ये एक एग्जाम्पल दिए, यहाँ से आप सोच लें यहाँ पर क्या मामला क्या होगा, कैसे होगा। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लिखने, बोलने, समझाने में कोई मुझसे अगर मिस्टेक या गलती हुई है तो आप इसला ज़रूर करें, नज़रअंदाज कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। मैं एक नज़र दिखा दूँ आपको कि क्या पढ़ेंगे हम लोग। जी स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x वेरीज फ्रॉम a टू b। ये इसके 3 पार्ट हैं और ये आपके सामने एक्सरसाइज के 4 सवाल पार्ट्स के साथ इंशाल्लाह इस पर सिलसिला कलाम हमारा आपसे जारी रहेगा। इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।